7 साल की उम्र में मेरे दिमाग में अचानक एक खाली पैनल दिखाई दिया। शुरुआत में मुझे लगा कि यही मेरी खास शक्ति है, लेकिन मैंने हर तरीका आजमा लिया, फिर भी उसे सक्रिय नहीं कर पाया। जब तक मेरा विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं हुआ, तब तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया। विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद अचानक उस पैनल ने हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की किताबों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। उसके अंदर हजारों किताबों की सूची दिखाई देने लगी, जिनमें हर क्षेत्र की किताबें शामिल थीं। शुरुआत में इतनी सारी किताबें देखकर मैंने हार मानने का सोच लिया, लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि अगर मैं लगातार 3 दिन तक कोई किताब न पढूं, तो मेरी आवाज चली जाती है और मैं गूंगा बन जाता हूं। मजबूरी में मैंने पूरे 4 साल तक लगातार पढ़ाई की और विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली। उसके बाद मेरे दिमाग का वो पैनल अचानक बिना किसी वजह के गायब हो गया। विश्वविद्यालय की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। मैं और मेरे हॉस्टल के तीनों अच्छे दोस्त विदाई की दावत खाकर जैसे ही होटल से बाहर निकले, हमें कुछ अजीब महसूस हुआ। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश की बूंदें शरीर पर गिरने के बाद जरा भी असहज नहीं कर रही थीं। उल्टा, हमारा पूरा नशा उतर गया और शरीर में एक अजीब सी ताजगी महसूस होने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे दिमाग से गायब हो चुका पैनल फिर से दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार उस पर सिर्फ 3 बड़े शब्द लिखे थे: चार्ज हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इस पैनल को चार्ज कर रही थी? मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मामला बिल्कुल साधारण नहीं है। मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों से कहा, बड़े भाई, शाओ यूलियांग, शू जाओ, अभी इसी वक्त चलो। हमें सबसे तेज बारिश वाली जगह पर जाकर बारिश में भीगना है और बारिश रुकने तक वहीं रहना है। मेरी बात सुनकर तीनों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। दूसरे भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मान लिया कि यह बारिश अच्छी लग रही है, लेकिन पूरी रात इसमें भीगते रहना? लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में दृढ़ता देखी, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि ग्रेजुएशन से पहले दोस्तों के साथ आखिरी बार पागलपन ही सही। उसके बाद बारिश लगातार रात 12 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक होती रही। सामान्य तौर पर 6 घंटे बारिश में भीगने के बाद इंसान थक जाता, शरीर टूटने लगता और ठंड लगने लगती। लेकिन हमारे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। जितनी देर हम भीगते रहे, हमारी मानसिक और शारीरिक हालत उतनी ही बेहतर होती गई। जब हम वापस लौटने वाले थे, तभी मेरी नजर सड़क किनारे लगे पेड़ों पर पड़ी। कल रात तक जो पेड़ सूखे और मुरझाए हुए थे, उनमें एक ही रात में नई नई पत्तियां निकल आई थीं। उसी समय तीसरे भाई शाओ यूलियांग अचानक चिल्लाया, भाइयों, मैंने अभी पता लगाया है। कल रात पूरी दुनिया में बारिश हुई थी, यहां तक कि रेगिस्तान और उत्तरी ध्रुव में भी। उसकी बात सुनते ही मैं और बड़े भाई चेन यी एक साथ समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। मैंने तुरंत कहा, जल्दी सुपरमार्केट चलते हैं। इतने सारे अजीब घटनाक्रम एक साथ होना इस बात का संकेत है कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। लोगों के समझने से पहले हमें जितना हो सके उतना सामान जमा करना होगा। अगर हमारा अंदाजा गलत निकला, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ साल तक वही सामान इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम सही निकले, तो यही भविष्य में हमारी जिंदगी बचाएगा। जब हम सामान लेकर वापस हॉस्टल लौट रहे थे, तभी हमें एक और अजीब बात दिखाई दी। जो तीसरा भाई शाओ यूलियांग पहले हमेशा बीमार और कमजोर रहता था, वो अब 40 किलो की पानी की बोतल उठाकर ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसका वजन कुछ भी ना हो। वहीं हम बाकी तीनों भी लगभग 100 किलो का सामान आसानी से उठा रहे थे। ये साफ था कि पहली बारिश ने हमारे शरीर को मजबूत बना दिया था। हम सारा सामान हॉस्टल में ले आए, लेकिन अगर सच में प्रलय आने वाली थी, तो ये सामान अभी भी बहुत कम था। अगले 4 घंटों में हमने अपने पास का एक एक पैसा खर्च कर दिया। जब पूरा कमरा राशन और जरूरी सामान से भर गया, तो तीनों दोस्तों ने फिर मुझसे पूछा, दूसरे भाई, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? इस बार तो हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जरा बाहर देखो। कल ही इस लॉन की घास काटी गई थी, लेकिन आज वही घास हमारी जांघों तक पहुंच गई है।
और उनमें रहने वाले कीड़ों का आकार भी 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा देखा है? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। इसके बाद मैंने सबको अपने अपने घर फोन करके राशन जमा करने के लिए कहा। सचमुच आधे दिन के भीतर दुनिया भर में लोगों ने इन अजीब घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया। जगह जगह सुपरमार्केट और किराने की दुकानें खाली होने लगीं। कई लोगों ने बारिश में भीगने के बाद अपने शरीर में आए बदलाव भी महसूस किए। लेकिन क्योंकि ड्रैगन कंट्री में पहली बारिश आधी रात के समय हुई थी, इसलिए वहां बारिश में भीगने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि पहली बारिश के ठीक 18 घंटे बाद पूरी दुनिया में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। इस बार बारिश का एहसास बिल्कुल अलग था। बारिश की हर बूंद शरीर पर सुई की तरह चुभ रही थी। इतना ही नहीं, पानी से हल्की सड़ी हुई बदबू भी आ रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरे दिमाग का पैनल इस बार बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। मैं तुरंत अपने तीनों दोस्तों को वापस हॉस्टल ले आया और उनसे कहा कि वे अपने अपने घर वालों को इस बारिश में बिल्कुल भीगने से मना करें। बड़े भाई चैनी दूसरे छात्रों को भी वापस बुलाने जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। कोई फायदा नहीं होगा, हमारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जब से हमने राशन जमा करना शुरू किया है, तभी से सबने हमें अलग थलग कर दिया है। और ये सब अभी सिर्फ मेरा अनुमान है। अगर मैं गलत निकला तो लोग हमसे और भी ज्यादा नफरत करेंगे। कुछ देर बाद हमारे मोबाइल पर ड्रैगन कंट्री की आधिकारिक चेतावनी आई। सभी लोग तुरंत बारिश से बाहर निकल जाएं। स्कूल के लाउडस्पीकर पर भी यही घोषणा दोहराई गई। फिर भी बहुत से लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि सरकार उन्हें ताकतवर बनने से रोकना चाहती है। सुबह लगभग 5 बजे मेरी नींद खुली। मैंने लाइट जलानी चाही, लेकिन बिजली जा चुकी थी। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था। नाश्ता करने के बाद जब धीरे धीरे उजाला हुआ, तब हमने बाहर का दृश्य देखा। पूरा खूबसूरत कैंपस एक ही रात में उजड़ी हुई बंजर जमीन में बदल चुका था। पेड़ पौधे लगभग पूरी तरह मर चुके थे। यहां तक कि लोहे की रेलिंग भी बुरी तरह गल चुकी थी। सबसे डरावना दृश्य ये था कि जगह जगह जमा पानी में लोगों की लाशें पड़ी थीं, जिनके शरीर बारिश से गलकर हड्डियों तक दिखाई दे रहे थे। अपने पुराने सहपाठियों को इस हालत में देखकर हम चारों बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन उस पल हम सबको एक बात पूरी तरह समझ आ गई। प्रलय सचमुच आ चुका था। जब हम अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करना है, तभी तीसरे दिन की बारिश समय पर आ पहुंची। इस बार बहुत से लोग बारिश में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उस बारिश को छुआ, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये पहली बारिश से काफी मिलती जुलती है। फिर भी इसमें कुछ अलग था। आखिर वो क्या था? हालांकि मैं ज्यादा नहीं सोच पाया और दृढ़ता से अपने हॉस्टल के तीनों भाइयों को लेकर फिर बारिश में चला गया। दूसरे छात्र हमें देखकर भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे सब आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे थे। शायद दूसरी बारिश ने अधिकांश संचार लाइनों को नष्ट कर दिया था, इसलिए उन्हें लगभग 2 घंटे बाद जाकर सूचना मिली। घोषणा में कहा गया था, प्रिय नागरिकों, कृपया तुरंत इस बारिश में प्रवेश करें। यदि किसी प्रकार की असुविधा महसूस हो तो तुरंत वहां से हट जाएं। ये सरकार की ओर से जारी मूल सूचना थी। इतनी छोटी और सीधी चेतावनी इस बात का संकेत थी कि शायद देश के शीर्ष अधिकारी भी समझ चुके थे कि मानव जाति एक अभूतपूर्व संकट का सामना करने वाली है और उससे निपटने के लिए सभी लोगों की शक्ति की आवश्यकता होगी। उसी समय बारिश में खड़े खड़े मैंने एक और अजीब दृश्य देखा। जो घास का मैदान पहले पूरी तरह सूना था, वो अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा था। दूसरी बारिश के बाद बच गए कीड़े मकोड़े भी अब कई दर्जन गुना बड़े हो चुके थे। दूर एक मेंढक तो लगभग आधे इंसान जितना बड़ा हो गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इंसानों में ऐसा कोई शारीरिक परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम वापस हॉस्टल पहुंचे, तब जाकर धीरे धीरे असली बदलाव सामने आने लगे। अगर पहली बारिश शरीर को मजबूत करने वाली थी और दूसरी बारिश चयन करने वाली, तो तीसरी बारिश ने हमें अलौकिक शक्तियां दी थी। सबसे पहले बड़े भाई चैन यी ने अपना मुक्का उठाया।
अचानक उसके शरीर से एक भारी और गहरी शक्ति फूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में वो शक्ति आकार लेने लगी और उसके सामने आधे इंसान जितनी ऊंची मिट्टी की दीवार बन गई। वो एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी थी। उसी समय चौथे भाई शू जाओ ने अपनी हथेली फैलाई। उसके हाथ से लगातार एक रहस्यमयी जलधारा निकलने लगी। उसके नियंत्रण में वो पानी हवा में एक जीवित अजगर की तरह इधर उधर घूम रहा था। तीसरे भाई शाओ युलियांग की शक्ति कुछ अलग थी। उसके अनुसार उसकी शक्ति अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित थी, लेकिन क्योंकि उसके पास अभी कोई उपयुक्त अनुबंधित प्राणी नहीं था, इसलिए वो अपनी शक्ति दिखा नहीं सका। जहां तक मेरी बात थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे 2.5 शक्तियां मिली थी। पहली शक्ति उन 2 बारिशों से मिली मानसिक क्षमता थी। दूसरी शक्ति थी वो पैनल, जो अब पूरी तरह चार्ज हो चुका था। उसने मेरे लिए 500 घन मीटर का एक आभासी भंडारण स्थान खोल दिया था, और बची हुई आधी शक्ति एक सूचना पैनल जैसी थी। अब मैं सिर्फ अपने तीनों भाइयों की ओर देखता तो उनके सामने उनकी विशेषताओं और आंकड़ों की जानकारी दिखाई देने लगती। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं अपनी जानकारी भी देख सकता था। इसके बाद मैं खिड़की के पास जाकर गंभीर स्वर में बोला, पहले सारा सामान समेटकर मेरे आभासी भंडारण स्थान में रख देते हैं। मुझे लगता है कि हम इस स्कूल में ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर शूजाओ ने हैरानी से पूछा, दूसरे भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बाहर तो लगभग पूरा इलाका उन उत्परिवर्तित कीड़ों से भर चुका है। मुझे लगता है कि देश बहुत जल्द इसके लिए कोई व्यवस्था करेगा। वाकई ज्यादा देर नहीं बीती थी कि पूरे कैंपस में लाउडस्पीकर से घोषणा होने लगी, सभी शिक्षक और छात्र ध्यान दें, जियांगचेंग शेल्टर का प्रारंभिक निर्माण पूरा हो चुका है। कृपया अपने आवश्यक सामान के साथ कल सुबह सेना की सुरक्षा में निर्धारित स्थान पर पहुंचें और अस्थायी रूप से शरणस्थल में चले जाएं। ये सुनते ही चेन यी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। दूसरे भाई, तुम तो कमाल हो, सच में तुम जियांगचिंग यूनिवर्सिटी के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान हो। लेकिन मैंने सिर झुका लिया और शांत स्वर में कहा, असल में ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर इंसानों को अपनी अधिकांश संपत्ति छोड़कर शरणस्थल में जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि सामने दिखाई दे रहा खतरा असली खतरे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। फिलहाल शरणस्थल जाने में अभी 1 दिन बाकी है। मैंने खिड़की के बाहर उड़ते हुए विशाल कीड़ों को देखा और कुछ देर सोचने लगा। यूं ही बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि बाहर जाकर अपनी नई जागी हुई शक्तियों को आजमाया जाए। इसके बाद मैंने अपना ये विचार हॉस्टल के बाकी तीनों भाइयों को बता दिया। हम चारों के चेहरे उत्साह से भर गए। मैंने कहा, तो चलो पहले मैदान में चलकर उस विशाल मेंढक को देखते हैं। ये सुनकर चैनी ने भौहें सिकोड़ ली। दूसरे भाई, तुमने पहले ही कहा था कि वो मेंढक जहरीला हो सकता है, उसके पास आसानी से नहीं जाना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। पहले वो सिर्फ मेरा अनुमान था, और अगर वो सचमुच जहरीला निकला तो और भी अच्छा होगा। इतना कहते हुए मैंने अपनी नजर तीसरे भाई शाओ युलियांग पर डाली। वो मेरी तरफ देखकर घबरा गया। मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो उसे छेड़ने नहीं जा रहा। फिर उसने अचानक कुछ समझते हुए कहा, दूसरे भाई, तुम कहीं ये तो नहीं चाहते कि मैं उस बदसूरत मेंढक से कॉन्ट्रैक्ट कर लूं? ना, ना, बिल्कुल नहीं। उसका चेहरा देखते ही मेरी भूख मर जाती है। मैं मुस्कराया। लेकिन अगर वो सच में जहरीला है तो उसकी ताकत भी बहुत जबरदस्त हो सकती है। शाओ युलियांग ने तुरंत सिर हिलाया। फिर भी नहीं। ये सोचकर ही मुझे उल्टी आने लगती है कि ऐसी चीज मेरे शरीर से जुड़ जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो आगे चलकर कोई और उपयुक्त कॉन्ट्रैक्ट बीज ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम हॉस्टल की इमारत से बाहर निकल आए। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह गई थी। चारों ओर घास फूस बेतहाशा उग चुकी थी। बीच बीच में कई बड़े बड़े कीड़े निकलकर हम पर हमला कर रहे थे। हालांकि उनका आकार बड़ा हो चुका था, लेकिन उनके पास कोई खास क्षमता नहीं थी। लेकिन मुश्किल से 2 मिनट ही चले होंगे कि हमारा पहला असली दुश्मन सामने आ गया। करीब 3 मीटर ऊंची एक विशाल प्रेइंग मैंटिस हमारे सामने खड़ी थी। उसकी दोनों लाल आंखें लाल मणियों की तरह चमक रही थीं।
उसके सामने वाले दोनों विशाल दरांती जैसे पंजे ठंडी चमक बिखेर रहे थे। जब मैंने उसका सूचना पैनल देखा तो मैं भी चौंक गया। उसकी तीनों मूलभूत क्षमताएं हम चारों से भी अधिक थीं। मैंने तुरंत ये जानकारी बाकी तीनों को बता दी। उसी समय विशाल मांटिस ने अपने एक विशाल दरांती जैसे पंजे से हमारी ओर जोरदार वार किया। हम चारों तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए। शूजू की आंखों में चमक दौड़ गई। उसकी हथेली से तेज पानी की धारा निकली। वो एक फुर्तीले सांप की तरह मांटिस की नजर से बचती हुई उसके पेट के नीचे पहुंची और अगले ही पल हथौड़े की तरह उसके सीने पर जा टकराई। विशाल मांटिस दर्द से चीख उठी। उसने अपने दोनों विशाल पंजों को बेतहाशा घुमाना शुरू कर दिया। उसी समय चैन यी ने दोनों मुट्ठियां भींची और घोड़े जैसी मुद्रा में खड़ा हो गया। उसके शरीर से मिट्टी के रंग की रोशनी फूटी और देखते ही देखते हमारे सामने एक मजबूत मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई, जिसने मांटिस के हमले को रोक दिया। मेरी मानसिक शक्ति का इस तरह के बिना चेतना वाले जीव पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैं पीछे खड़ा रहकर सिर्फ लड़ाई का निर्देशन करता रहा। आखिरकार शूजाओं ने पानी की एक तेज तलवार बनाई और सीधा मांटिस के पेट को आर पार कर दिया। विशाल मांटिस जमीन पर गिर पड़ी। उसे गिरते देख शूजो खुशी खुशी आगे बढ़ा और उसे लात मारने ही वाला था कि मैंने तुरंत उसे रोक दिया। रुको, उसके पास मत जाना। मैंने चेन यी की ओर देखकर कहा, बड़े भाई, पहले अपनी मिट्टी की दीवार से उसके पेट पर एक और वार करो। ये सुनते ही शूजो तुरंत पीछे हट गया। तत तेरे की, ये तो मरे होने का नाटक कर रही थी। जैसे ही चैनी की मिट्टी की भारी चट्टान उसके पेट पर गिरी, उसके शरीर से बदबूदार काला तरल बाहर फूट पड़ा। अब जाकर वो पूरी तरह मर गई। एक तरफ शाओ युलियांग चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ उदासी दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि इस लड़ाई में उसका कोई योगदान ही नहीं रहा। बड़े भाई चैनी सामने से दुश्मन का सामना कर रहे थे। मैं पीछे से रणनीति बनाकर सबको निर्देश दे रहा था। चौथे भाई शूजो की आक्रमण शक्ति सबसे ज्यादा थी, लेकिन वो खुद किसी की भी मदद नहीं कर पाया। उसे यह एहसास बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि अगली लड़ाई में भी वही सिर्फ तमाशा देखता रह जाए। कुछ देर बाद वो भारी कदमों से हमारे पास आया और बोला, दूसरे भाई, मैं उस विशाल मेंढक से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर हम तीनों एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन मैं तुरंत उसकी मनस्थिति समझ गया। मैंने शांत स्वर में कहा, सियाओ युलियांग, खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर शायद हमें इससे भी बेहतर कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट मिल जाए। उसने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन अपने भाइयों को जान जोखिम में डालकर लड़ते हुए देखना और खुद कुछ भी ना कर पाना, यह एहसास बहुत तकलीफ देता है। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, पहले उस विशाल मेंढक के पास चलते हैं। वहां की स्थिति देखकर फैसला करेंगे। हम आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक मेरे दिमाग में विशाल मांटिस की जानकारी बदल गई। नाम, विशाल मांटिस स्तर। प्रथम स्तर का उत्परिवर्तित जीव स्थिति। मृत शेष मूल्य 2 अत्यंत धारदार पंजे, एक अधूरा विकसित क्रिस्टल कोर। ये देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैं सोच ही रहा था कि कुछ कमी लग रही है। असली काम तो अब शुरू होता है। इतना कहकर मैंने अपने आभासी भंडारण स्थान से एक बड़ा रसोई वाला चाकू निकाला। कुछ ही वार में मैंने मांटिस के दोनों विशाल दरांती जैसे पंजे अलग कर दिए। मैंने उन्हें हाथ में उठाकर घुमाया। हर एक का वजन लगभग 50 किलो था। एक मैंने अपने लिए रख लिया और दूसरा शाओ युलियांग को आत्मरक्षा के लिए दे दिया। इसके बाद मैंने उसके पेट के अंदर से पिंग पोंग गेंद जितना बड़ा एक क्रिस्टल कोर निकाला। अभी हमें नहीं पता था कि उसका उपयोग क्या है, इसलिए मैंने उसे भी अपने आभासी भंडारण स्थान में रख दिया। इसके बाद हम विशाल मेंढक की दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते का कोहरा पहले से भी ज्यादा घना हो चुका था। ऊपर से तरह तरह के उत्परिवर्तित जीव लगातार हमारा रास्ता रोक रहे थे। सिर्फ 600 मीटर की दूरी तय करने में हमें लगभग 1 घंटा लग गया। आखिरकार हमें कोहरे के बीच छिपी वो विशाल परछाई दिखाई दी। उसकी ऊंचाई लगभग विशाल मांटिस जितनी ही थी, लेकिन उसका शरीर इतना मोटा था कि वो किसी बड़े ट्रक जैसा दिखाई देता था। उसकी दोनों आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं।
बीच बीच में वो अपनी लंबी जीभ निकालता और हवा में उड़ रहे फुटबॉल जितने बड़े मच्छरों को एक ही बार में निगल जाता। ये दृश्य देखकर शूजाओ काफी देर तक वहीं खड़ा रह गया। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, दूसरे भाई, क्या हम सचमुच इससे लड़ने वाले हैं? मुझे तो लग रहा है कि ये मुझे एक ही निवाले में निगल जाएगा। मैं उस विशाल जीव को देखता रहा। मेरे चेहरे पर गंभीर भाव थे। सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं और ये पहले से कई दर्जन गुना बड़ा हो चुका है। उसी समय मुझे अचानक अपने मानसिक क्षेत्र में दो इंसानों की चेतना महसूस हुई। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। कोई और आ रहा है। कुछ ही देर बाद कोहरे में से दो पुलिसकर्मी बाहर आए। दोनों ने छलावरण वाली वर्दी पहन रखी थी। उनमें से एक ने कहा, स्टूडेंट्स, यहां बहुत खतरा है, तुरंत अपने हॉस्टल वापस जाओ। उन्हें देखकर शूजो ऐसे खुश हुआ जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। पुलिस अंकल, आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम लोग इसी राक्षस को हराने की योजना बना रहे थे। उसकी बात सुनते ही उम्रदराज पुलिसकर्मी जोर से डांटते हुए बोला, बेवकूफी मत करो। इस राक्षस की वजह से पहले ही 5 लोगों की जान जा चुकी है। ज्यादातर तुम्हारी ही तरह के कॉलेज के छात्र थे। हम लोग भी इसे अभी सिर्फ यहीं तक सीमित रख पाए हैं और तुम लोग इसे मारने की बात कर रहे हो। तुरंत वापस जाओ। शूजाओ ने पूछा, पुलिस अंकल, क्या आप लोग भी इसे नहीं मार सकते? पुलिसकर्मी ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि कोई तरीका नहीं है, लेकिन हमारे पास गोला बारूद बहुत सीमित है। कल लोगों को शरणस्थल तक सुरक्षित पहुंचाने में ही पता नहीं कितना इस्तेमाल होगा, इसलिए यहां उसे बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने फिर पूछा, तो क्या आपने किसी एबिलिटी यूजर को बुलाया नहीं? ये सुनकर साथ खड़ी महिला पुलिसकर्मी हल्का सा मुस्कुराई। एबिलिटी यूजर? पहली बार विकसित हुए एबिलिटी यूजर सिर्फ पहले से थोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस स्तर के उत्परिवर्तित जीव के सामने वे भी ज्यादा देर टिक नहीं सकते। और जिन लोगों ने पहली और तीसरी दोनों बारिश में भीगकर सचमुच एबिलिटी हासिल की है, पूरे जियांगचेंग में ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैंने आगे पूछा, तो मतलब सिर्फ वही लोग एबिलिटी जागृत कर सकते हैं जो दो अलग अलग बारिशों में भीगे हों? और क्या बारिश में भीगने की अवधि का भी असर पड़ता है? या फिर अगर किसी ने बारिश का पानी इकट्ठा करके उसमें पूरा शरीर डुबो दिया हो तो? महिला पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, तीसरी बारिश के समय कई लोगों ने बारिश का पानी इकट्ठा किया था, लेकिन बारिश रुकने के बाद वो पानी साधारण पानी जैसा ही हो गया। चाहे उसमें नहा लो या पी लो, शरीर में कोई बदलाव नहीं आता। जहां तक भीगने के समय की बात है, अभी तक की जानकारी के अनुसार जितनी देर कोई बारिश में भीगता है, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ती है। इसके बाद उम्रदराज पुलिसकर्मी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जिज्ञासा भी शांत हो गई होगी। अब वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हॉस्टल के बाकी तीनों भाई मेरी ओर देखने लगे। वे मेरे अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे थे। मैंने उस विशाल मेंढक की जानकारी फिर से देखी। वो अगले स्तर पर विकसित होने के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका था। अगर उसे ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो शायद पूरा जियांगचिंग यूनिवर्सिटी ही उसका शिकार बन जाता। इसलिए उसे अगले विकास से पहले ही खत्म करना जरूरी था। इतना सोचते ही शूजाओ आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जरा रुको, मुझे पहले एक प्रयोग करना है। इतना कहकर मैंने अपने आभासी भंडारण स्थान से एक शक्तिशाली सर्चलाइट निकाली और तेजी से उस विशाल मेंढक की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे पीछे बाकी तीनों भाई भी तुरंत दौड़ पड़े। ये देखकर दोनों पुलिसकर्मी दंग रह गए। इतनी तेज रफ्तार! क्या ये चारों एबिलिटी यूजर्स हैं? मैंने सर्चलाइट उठाकर सीधे विशाल मेंढक की आंखों पर रोशनी डाली। मेरे अनुभव के अनुसार मेंढक और टोड जैसे जीव रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं और तेज रोशनी के अभ्यस्त नहीं होते। शायद यही वजह थी कि अभी उसकी गतिविधि अपेक्षाकृत धीमी थी। जैसे ही सर्चलाइट की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, वो सचमुच लगभग 2 सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। हालांकि लगातार रोशनी डालने पर उसका असर धीरे धीरे कम हो गया। उसी समय शूजाओ ने पानी की एक तेज धारा उसके पेट पर मारी, लेकिन विशाल मेंढक पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने पलटकर शूजाओ की तरफ देखा तक नहीं।
शुजाओ को ऐसा लगा जैसे एक मेंढक उसका मजाक उड़ा रहा हो। वो दोबारा हमला करने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। रुको, इसमें पानी की शक्ति जागृत हो चुकी है, इसलिए पानी वाले हमलों के प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। इस बार मुझे कोशिश करने दो। मैंने आंखें बंद की और अपनी मानसिक शक्ति को धीरे धीरे एकत्रित किया। कुछ ही क्षणों में वो एक अदृश्य मानसिक तलवार का रूप लेकर सीधे विशाल मेंढक की चेतना पर जा लगी। अगले ही पल विशाल मेंढक ने दर्द से भरी एक भयानक चीख मारी। उसके शरीर से लगातार जहरीला द्रव बाहर निकलने लगा। जहां जहां वो जहर घास पर गिरा, वहां की सारी घास तुरंत गलकर नष्ट हो गई। इसके तुरंत बाद मैंने फिर से सर्च लाइट उठाई और उसकी आंखों पर रोशनी डालकर उसे 2 सेकंड के लिए दोबारा स्थिर कर दिया। झाओ डेंग ने फिर से 2 वार किए। हॉस्टल के बाकी 3 लोग मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़े और इस तरह चारों ने मिलकर उस विशालकाय मेंढक के साथ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। उसी समय एक पुलिसकर्मी उस वरिष्ठ अधिकारी के सामने दौड़कर आया और बोला, कैप्टन, पहले वाली विशालकाय मैंटिस को किसी ने खत्म कर दिया है, यहां तक कि उसके दोनों भुजाएं भी निकाल ली गई हैं। वेन यान के पास खड़ी महिला पुलिसकर्मी का चेहरा हैरानी से भर गया। भुजाएं? तुम उसी की बात कर रहे हो? युवा पुलिसकर्मी ने उसकी उंगली के इशारे की दिशा में देखा और तुरंत ही अविश्वास से भर गया। हाँ, क्या सचमुच इन्हीं छात्रों ने उसे मार गिराया? आधे घंटे की लड़ाई के बाद विशालकाय मेंढक के शरीर पर कई घाव हो चुके थे। आखिरकार उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वो पीछे हटकर भागने की तैयारी करने लगा। चैन ही ने तुरंत एक मिट्टी की दीवार बनाकर उसके सामने रोकने की कोशिश की, लेकिन एक मेंढक के लिए यह बेकार था। उसने दोनों पैरों से ऊंची छलांग लगाई और जैसे ही वो हवा में सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचा, अचानक उसके दिमाग में फिर से तीव्र दर्द उठा और उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। चारों ने तुरंत आगे बढ़कर अंतिम वार किए और थोड़ी ही देर में उस मेंढक की सांसें धीमी पड़ने लगीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो दया की भीख मांग रही थीं, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी सहानुभूति नहीं थी। तीसरे भाई, क्या तुम इसे अनुबंधित करना चाहते हो? शाओ युलियांग ने उस विशालकाय जीव को देखते हुए लंबे समय तक सोचा। दूसरे भाई, इसे मार दो। इसके शरीर पर हमारे साथियों का बहुत खून लगा है, ये जीने के लायक नहीं है। वैन्यान ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंटिस की धारदार भुजा से उसे खत्म कर दिया। नाम, विशालकाय मेंढक। स्तर, प्रथम श्रेणी परिवर्तित पशु। स्थिति, मृत। शेष मूल्य, विष थैली 1, जल विष, द्वितत्व सार 1, परिवर्तित पशु मेंढक का मांस 1। विष थैली और सार निकालने के बाद मैंने पूरा मेंढक का मांस अपने स्पेस में रख लिया। ये देखकर तीनों पुलिसकर्मी की आंखें फटी रह गईं। क्या वो स्पेस टाइप शक्तिधारी है? उनके अनुसार पूरी सेना में एक भी स्पेस टाइप नहीं था और इस शक्ति का महत्व तो अपार था। सिर्फ सामान का स्थानांतरण ही दूसरों से कहीं अधिक था। वो नहीं चाहता था कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी आंखों के सामने से निकल जाए, इसलिए वो तुरंत हमारे पास आ गया। छात्रों, क्या तुम लोग हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे? वैनियान और हॉस्टल के चारों साथी चौंक गए। मौजूदा हालात में सेना में शामिल होना निश्चित ही सबसे बड़ी सुरक्षा देता, लेकिन काफी सोचने के बाद हमने मना कर दया हॉस्टल बिल्डिंग के लोग थक चुके थे। बात खत्म होते ही दरवाजे के बाहर से लगातार चीखें सुनाई देने लगीं और घबराहट चारों हॉस्टल बिल्डिंगों में तेजी से फैल गई। चैन यी ने सहपाठियों की मदद की पुकार सुनी तो थोड़ा बेचैन हो गया। दूसरे भाई, क्या हमें बाहर जाना चाहिए? मैंने कहा, थोड़ा इंतजार करो, कैंपस में तैनात वुजिंग सैनिक जल्द ही पहुंचेंगे, तब बाहर जाना देर नहीं होगी। वो बोला, लेकिन वे सब हमारे ही सहपाठी हैं। मैंने जवाब दिया, जब तक वुजिंग पहुंचेंगे शायद कई लोग घायल हो चुके होंगे या मर भी गए होंगे। चेनी ने गंभीर स्वर में कहा, बड़े भाई, प्रलय में हताहत होना सामान्य है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। मैं बस नहीं चाहता कि लोग हमें बहुत सस्ता समझें।
15 मिनट बाद वुजिंग अधिकारी 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ आ पहुंचे और म्यूटेंट चमगादड़ों से भीषण लड़ाई शुरू कर दी। तभी हम भी हॉस्टल से बाहर निकल पड़े। नीचे पहुंचते ही देखा कि कुछ पुलिसकर्मी घायल हो चुके थे। शाओ युलियांग ने तुरंत छोटा वृक्ष आत्मा बुलाकर उनका उपचार किया और बाकी तीनों भी लड़ाई में शामिल हो गए। तभी एक चमगादड़ मेरी ओर झपटा। मैंने तुरंत साइड में हटकर बचाव किया और मैंटिस की धारदार भुजा निकालकर पलटवार किया। थोड़ी ही देर में वो चमगादड़ पीछे हटने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। तभी मैंने टॉर्च निकाली और उसकी आंखों पर रोशनी डाली। वो चमगादड़ बिजली के झटके जैसा महसूस कर तुरंत शक्तिहीन होकर नीचे गिर पड़ा। मैंने तुरंत जाकर एक बार में उसे खत्म कर दिया और फिर अपने स्पेस से कुछ टॉर्च निकालकर बाकी तीनों को दे दी। थोड़ी ही देर में हॉस्टल के बाहर के म्यूटेंट चमगादड़ लगभग साफ हो गए, लेकिन कई अंदर घुस चुके थे। वुजिंग अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया कि सभी सैनिकों को 4 टीमों में बांटकर चारों हॉस्टल बिल्डिंगों में भेजा जाए। चेन यी, शाओ युलियांग और शूजो क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी बिल्डिंग में गए, जबकि मैं चौथी बिल्डिंग में ही रहा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि यहीं कहीं एक और भी शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद है। जब मैंने छठी मंजिल के एक परित्यक्त कमरे का दरवाजा खोला तो पसीने से भीग गया। कमरे जितना बड़ा एक विशालकाय चमगादड़ मुझे घूर रहा था। उसके पंख कमरे में पूरी तरह फैल भी नहीं पा रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे में गहरी लाल रोशनी से चमक रही थीं। नाम: रक्त चमगादड़ राजा स्तर, द्वितीय श्रेणी ईनन-शो शक्ति, 34-5 चपलता, 36-7 संवेदनशीलता, 37-4 मानसिक शक्ति, 31-6 निकटता मान, 80 विशेष ईनन, रक्तक्षय कौशल, रक्तपान, पुनर्जनन, रक्त जमाव, रक्त मोह कमजोरी। गर्भावस्था में है, शक्ति बहुत घट गई है। मैंने जैसे ही उसका सूचना पैनल देखा, वो विशालकाय चमगादड़ गोली की तरह मेरी ओर झपटा। मैंने तुरंत पीछे हटकर दरवाजे से बाहर छलांग लगाई और रक्त चमगादड़ राजा भी कमरे से निकलकर गलियारे के बाहर हवा में फैल गया। उसके पंख आसमान को ढकने जैसे फैल गए। मैंने तुरंत उस पर मानसिक हमला किया, जिससे उसे लगा मानो किसी तलवार ने उसे भेद दिया हो और उसके लंबे मुंह से चीख निकल गई। लेकिन उसने महसूस किया कि उसका रक्त जम रहा है और मानसिक हमले का असर कम हो रहा है। उसकी आंखों में और भी ज्यादा क्रोध भर गया। उसने पंखों को जोर से झटका और लाल बिजली की तरह मेरी ओर झपटा। मैंने छलांग लगाकर बचाव किया और उसका विशाल शरीर दीवार में टकराकर बड़ा छेद कर गया। मैंने मौका पाकर दूसरा मानसिक हमला किया। रक्त चमगादड़ राजा ने दर्द से चीख मारी और आवाज पूरे गलियारे में गूंजने लगी। अन्य हॉस्टल के छात्र ये सुनकर और दूर छिप गए। आवाज तक नहीं निकाली ताकि उसका ध्यान न जाए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसकी चीख ने आसपास के अन्य रक्त चमगादड़ों को आकर्षित कर लिया है। सभी चमगादड़ तुरंत उसकी ओर दौड़े। मैंने दूर से आती आवाजें सुनी और चेहरा गंभीर हो गया। मुझे जल्दी से इसे खत्म करना था, लेकिन 2 मानसिक हमले भी असरदार नहीं हुए। 3-4 और करने से भी शायद कोई फायदा ना हो। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। जब वो फिर से मेरी ओर झपटा, मैंने इस बार सीधा बचाव नहीं किया, बल्कि मैंटिस की धारदार भुजा से उसकी जीभ पर कट लगा दिया और तुरंत पहले वाले मेंढक की विष थैली उसके मुंह में फेंक दी। लेकिन मेरी बाह बचाव में देर होने से उसके तेज दांतों से गहरी चोटिल हो गई। मैं दर्द की परवाह किए बिना उसकी ओर देखता रहा कि कहीं विष थैली असर न करे। थोड़ी ही देर में जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसका विशाल शरीर बुरी तरह कांपने लगा और चीखें निकालते निकालते अंततः पूरी तरह शांत हो गया। लड़ाई खत्म होते ही मेरी चोट का दर्द और भी तीखा हो गया। लाल खून जमीन पर फैल गया और हर जलती हुई पीड़ा मुझे याद दिला रही थी कि प्रलय मजाक नहीं है।